अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर जगह दोस्तों निगेटिविटी फैली हुई है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखिए, मीडिया देखिए, यूट्यूब चैनल देखिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ है, अडानी अडानी और सिर्फ अडानी। यहां तक के बताया जा रहा है कि अडानी देश छोड़ के भाग जाएगा, जिसकी वजह से LIC और SBI जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैंक करप्ट हो जाएगी, मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको भी डर लग रहा है? क्या आपके दिमाग में भी निगेटिविटी है? क्या आपने पठान देखी है? मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब के सब जिंदा हैं। इतनी सारी जो खराब न्यूज है, खराब निगेटिव न्यूज है, इसके बीच में बहुत कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है जो आप तक पहुंचाया नहीं जा रहा, या फिर आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। मंडे के दिन फेडरल रिजर्व का जो आउटकम आया था, उसकी मीटिंग में जो इतना कुछ पॉजिटिव निकला है ना, ये मेरे ख्याल से अडानी की न्यूज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्या पॉजिटिव, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अडानी पे तो बात करना जरूरी है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्केट के बारे में। क्या मार्केट ने यहाँ पे अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली है, या हम लोग 16,000 15,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम ऊपर जाने को तैयार है। एक कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक ही वीडियो देखिए, लास्ट वीक में जितना भी न्यूज फ्लो था, सब न्यूज फ्लो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, देश में, इकोनॉमी में, बजट में, सब कुछ पता चल जाएगा। आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, इसकी भी एनालिसिस मिल जाएगी। एक वीडियो, सब काम खत्म। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस न्यूज के साथ। ये न्यूज बेसिकली, ये जो रिपोर्ट है वो IMF की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, US है, चाइना है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज है, इमर्जिंग मार्केट्स है। इसमें आप क्लियर देख सकते हो कि 2022 में इंडिया ने है 6.8% से ग्रो किया हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यही नहीं, 2023 और 2024 के भी आप प्रोजेक्शन देख सकते हो। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वी आर गोइंग टू ग्रो एट द रेट ऑफ 6.1 एंड 6.8% रिस्पेक्टिवली। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, और हमारे यहाँ देखिए कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। एक दूसरी पॉजिटिव न्यूज आपके लिए मैंने लेके आया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया और चाइना 2023 में पूरी जो वर्ल्ड की जो ग्रोथ है उसका 50% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब दीज आर द एक्सट्रीमली पॉजिटिव पॉइंट। तो ये बताता है कि आने वाले टाइम में हमारे लिए काफी कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अब जो रिसेंट, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे, तो सबसे पहले मुझे एक काम कीजिए, ये जो अडानी का जो मुद्दा है ना, इसको आप साइड कर लीजिए, ठीक है। भूल जाइए कि अडानी का कुछ था, एक आध 2 हफ्ते पहले तो कुछ भी नहीं था। इसके पहले मुझे बताइए कि ये जो करेक्शन मार्केट में चल रही है, ये करेक्शन क्यों स्टार्ट हुई थी? आपको याद है क्यों स्टार्ट हुई थी? बिल्कुल, लास्ट ईयर फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन की वॉर चालू हो गई थी। ये पूरा जो करेक्शन है ना, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से चालू हो गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से क्या हो गया, रिसेशन ट्रिगर हो गया। रिसेशन क्यों आया? बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। अब इस इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए डिमांड को गिराना जरूरी है। अगर डिमांड गिर जाती है तो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है, और डिमांड को गिराने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। तो ये पूरा साइकिल चल रहा था। रिसेशन आ रहा था, क्यों आ रहा था? इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा था। ये दोस्तों मुद्दा था, और हर जगह, हर न्यूज चैनल पे बस यही चल रहा था। मार्च 2020 से मैं देख रहा हूं, पहले कोविड आया, तब हर जगह पे कोविड 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 बोल बोल के लोगों को डराया गया। कोविड चला गया, फिर लोग कोविड के बारे में बात ही नहीं करते। फिर रशिया यूक्रेन की वॉर आ गई, लोग उसके बारे में भी भूल गए। उसके बाद रिसेशन, इन्फ्लेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, क्रूड ऑयल पहुंच गया 124 तक, डॉलर पहुंच गया 115 तक। इतनी सब निगेटिविटी, हर जगह निगेटिविटी, और लोग ना भूल जाते धीरे धीरे। अब मुझे बताइए, आप रशिया यूक्रेन के वॉर जैसे इतने बड़े मुद्दे को आप कैसे भूल सकते हो, जिसकी वजह से इतना टाइम से मार्केट में एक प्रॉब्लम चल रही थी। अब फेड की जो मीटिंग है ना, उसमें फेड ने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि फेड मतलब यूएस ने बेसिकली मंडे के दिन मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने 0.25% से जो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, और उसमें बहुत ही क्लियर उन्होंने बोला कि हम लोग रिसेशन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और एक और ज्यादा से ज्यादा 0.5% का और ज्यादा से ज्यादा रेट हाइक होगा, उसके बाद हम लोग को रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो लोग क्लियर बता रहे हैं कि जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ रही है, और रिसेशन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। यही चीज दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ रशिया ने भी बोला है कि रिसेशन बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। हालांकि ECB ने, यूरोपियन जो बैंक होती है, उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा हमको और रेट हाइक करना पड़ेगा, बट यहां पे भी रिसेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बेसिकली जो बहुत बड़ा मुद्दा था रिसेशन का, वो तो पता नहीं कहां के कहां चले गया। इतने एक साल से जिसकी बात कर रहे थे, अचानक एक अडानी ने उसको ओवरशैडो कर दिया और वो टॉपिक ही खत्म हो गया। तो बेसिकली द वेरी पॉजिटिव एंड द गुड न्यूज इज, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन नहीं आ रहा है। अब जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ रहा था, जब पूरी दुनिया तकलीफ में थी, तब भी हम लोग 6.8% से ग्रो कर रहे थे, और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास थे। अभी अडानी की वजह से थोड़ा सा मैटर करेक्ट हुआ है, बट समझिए कि ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब दूसरी चीज दोस्तों, बजट के बारे में बात करेंगे।
बजट ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो तो लास्ट वीक बना ही दिया है, लेकिन बजट मेरे ख्याल से एक्सट्रीमली पॉजिटिव था। अगर बजट में अडानी की न्यूज नहीं आती तो आप समझिए बजट में ऐसा कुछ था ना कि ये बजट आपको कम से कम 800,000 पॉइंट की आने वाले टाइम में मूवमेंट दे सकता था। अब अडानी ने इसको क्या कर लिया, बजट को बेसिकली निगेट कर दिया। और बजट नहीं होता, सिर्फ अडानी होता ना, तो उस खबर में भी इतना दम था कि हम आने वाले टाइम में 800,000 पॉइंट की मार्केट में करेक्शन ट्रिगर करवा सकता था। तो मेरे ख्याल से बजट में कुछ भी निगेटिव नहीं, एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। अब तीसरा जो मुद्दा है, अडानी का जो मुद्दा है, अगर हम इस पे बात करें ना, तो आप पहले तो समझिए कि ये अडानी है क्या। आज अगर आप देखोगे ना तो अडानी जो है ना, लार्जेस्ट अडानी के पास पोर्ट है, सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा सोलर सिस्टम उसी के पास है, सबसे बड़ा कमोडिटी प्लेयर है, सबसे बड़ा कोल माइनर है इंडिया का। ठीक है, आप सोचिए कि अडानी का जो पूरा बिजनेस है ना, इसके बिजनेस मॉडल को लेके ना किसी को कभी कोई तकलीफ थी नहीं। सबको ये कोई भी नहीं बोलता कि यार अडानी के पास कुछ है ही नहीं, है ना। जो अब जैसे जो कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती है, जो लोग भाग जाते हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, इसमें सीन क्या है कि इनके पास कुछ था ही नहीं एक्चुअली। तो अडानी के मॉडल में ये प्रॉब्लम नहीं है, सबको सिर्फ एक ही तकलीफ है कि अडानी के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। अब आप समझिए कि 25 जनवरी को रिपोर्ट आई, तब अडानी की वैल्यूएशन थी 19.5 लाख करोड़, करीब करीब 20 लाख करोड़ का, जो पिछले 7-8 दिनों में घट के 10 लाख करोड़ हो चुकी है। मतलब अडानी का मार्केट कैप ऐसे ही आधा हो चुका है। तो बेसिकली अडानी के वैल्यूएशन भी खुद ब खुद एडजस्ट हो रहे हैं। अब जो बेसिकली एक बबल बन रहा था वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। अब दूसरा जो मुद्दा आ रहा है ना लोगों को कि अडानी ग्रुप पे कर्जा बहुत ज्यादा है। अब कर्जे की अगर मैं बात करूं ना तो अडानी ग्रुप पे 1.6 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसमें भी आप देखो 1 लाख का करोड़ का कर्जा तो फॉरेन वालों के पास से लिया हुआ है, सिर्फ 60 लाख करोड़ का कर्जा है। अब देखा जाए तो इतने सारे उनके पास एसेट है ना कि अगर एक आध दो एसेट भी उन्होंने बेच दिया ना तो ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यार अडानी का मैटर इतना कुछ बड़ा है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब बहुत सारे लोग ना इसको हर्षद मेहता के स्कैम से कंपेयर करते हैं कि जैसे हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ था, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में उस जो मूवी है ना वो ताजा है कि ऐसा ना हो जाए कि यार 1992 जैसा क्रैश आ जाए मार्केट में। तो आप समझिए कि वो टाइम पे ना हर ग्रुप में प्रॉब्लम थी, हर स्टॉक में प्रॉब्लम थी। यहाँ पे प्रॉब्लम है, मानता हूं, देखिए मैं अडानी को फेवर नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर ग्रुप की प्रॉब्लम है, ना कि पूरे मार्केट की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि अडानी स्टॉक में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जो भी है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है कि पूरे मार्केट को ले डूबेगा। मुझे अभी तक ऐसा लगता है सूनर और लेटर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और यहां से हम ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जो सबसे खराब जो पॉइंट है जो अडानी के खिलाफ जा रहा है वो ये है कि अडानी का एफपीओ बेसिकली फेल हो गया। जो अडानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ आया था 20,000 करोड़ का, वो फेल हो गया। अब अडानी अपना कर्जा कैसे चुकाएगा? एफपीओ से आप समझिए कि अडानी ग्रुप सिर्फ 20,000 करोड़ जमाने वाला था, जिसमें से भी 10,000 के आसपास तो वो अपने पोर्ट्स और ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में डालने वाले थे। करीब करीब 4,000 करोड़ रुपया वो लोग कर्ज रीपेमेंट में डालने वाले थे और 5 से 6,000 करोड़ वो लोग अपने पर्सनल खर्चे के लिए यूज करने वाले थे। तो मतलब बेसिकली अगर एफपीओ चल भी जाता ना तो पूरा जो डेट है, मतलब 1.6 लाख करोड़ का जो डेट है ना, उसमें से सिर्फ 4,000 करोड़ ही कम होने वाला था। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं हो गया कि वही पूरे कर्ज, मतलब उससे पूरा कर्जा वो लोग देने वाले थे, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जरूर हो चुका है कि इसकी वजह से जो अडानी एज अ होल ग्रुप उस पर एक दाग लग चुका है, उसमें प्रॉब्लम है बिल्कुल है। मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं, बट ऑब्वियस ही बात है, आप कितनी बार कब तक निगेटिव बोलते रहोगे? जो अडानी एंटरप्राइजेस में 4-4,500 में प्रॉब्लम थी, अब फ्राइडे के दिन लो लग गया 1,000 रुपए का, है ना। मतलब एक तो है भाई कि बस एक है बस आप वही न्यूज को खुदेड़ो और उसी को करते रहो, निगेटिविटी ढूंढते रहो या कुछ उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। अब 4,500 का स्टॉक 1,000 रुपया हो गया, है ना। तो ठीक है, मतलब हो गया जो होना था मेरे ख्याल से। तो अब हम यहाँ से उस खबर को मेरे ख्याल से निपटा के आने को जाने को तैयार है। बिकॉज अगर कुछ अडानी की वजह से बुरा होना था ना तो 7 दिन हो गए ना, है ना। 25 जनवरी को खबर आई थी, अब तब से होना होता तो अब तक तो हो गया होता, नहीं हुआ तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से अब मैं अडानी के पे आगे नहीं बात करने वाला, ये मेरा आखिरी अडानी पे बात करने का मुद्दा है। देखो न्यूज पे फिर चलते रहेंगे, हर यूट्यूबर आएगा वीडियो बनाएगा, उनको तो काम ही है ना। बट मेरे ख्याल से अडानी का हो गया जो होना है, अनलेस एंड अनटिल अब कुछ और नहीं होता तब तो ठीक है, वरना मैंने तो अडानी पे आपसे बात नहीं करना। अब सीधा चलते दोस्तों चार्ट पे और देखते कि क्या कहानी बन रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट ला दूं। लास्ट टाइम जब मैं आपके साथ जुड़ा था संडे के दिन, जब वीकली डोज वीडियो आया था, तो हम लोग इस कैंडल के आसपास थे। उसके बाद आप देखिए ये पूरा हफ्ता गुजर गया और यहाँ पे आप देखिए कि कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हुई है। लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली 17,500 के आसपास एक इंपॉर्टेंट उसका सपोर्ट जोन है, 200 की डेली मूविंग एवरेज भी आ रही है, तो वहां पे हमने सपोर्ट लिया है और इतनी अच्छी वॉलेटिलिटी यहाँ पे की हुई है। हमेशा आप देखिए कि जब भी कई बॉटम बनते हैं ना,
उस बॉटम के आसपास एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होना जरूरी है। मतलब जिसको लेना है लेवे, जिसको बेचना है बेच देवे, सबको मौका मिल जाए और उसी के बाद ही बॉटम क्रिएट होते हैं। सो दिस इज द एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइन। यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी है तो काफी हद तक हम बोल सकते हैं कि इसके आसपास बॉटम बनने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। अगर थोड़ा सा इसका मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम बताऊं तो ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एक काइंड ऑफ एक डबल बॉटम भी यहाँ पे बनी हुई है। तो ये डबल बॉटम कंफर्म कम हो जाएगी जैसे ही हम इस एरिया के ऊपर निकल जाएंगे, मतलब 17,950 के ऊपर। अगर 17,950 के ऊपर अगर हमारी क्लोजिंग आ गई तो आप समझ जाइए कि ये जो 17,500 के आसपास ये जो लो लगे हुए ये हमने अपनी बॉटम लगा ली और हम यहाँ से ऊपर जाने को तैयार हैं। हालांकि जब हम लोग यहाँ पे थे इस बड़ी कैंडल पे भी मैंने ये बोला था कि मेरा मानना है कि यहाँ पे बॉटम लग चुकी है। अब तो दोस्तों जब इस लेवल की क्लोजिंग पे हमें डर नहीं लग रहा था तो ऑब्वियस सी बात है अब तो हम 17,850 के ऊपर हैं। तो मुझे अभी भी मेरा व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। होना होता तो अब तक हो चुका होता, बट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ से ऊपर जाने को तैयार हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल एक जो आपको याद रखना है वो है 17,900 से लेकर 17,950। ये पे कंजेशन जोन बनेगी, इसके आसपास हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन जैसे ही मार्केट 17,950 के ऊपर क्लोज कर जाएगी ना, काम खत्म, नीचे के लेवल बॉटम लग चुके हैं, फिर हम यहां से ऊपर जाने को तैयार हैं। अगर वही चीज आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे, एग्जैक्टली सेम पिक्चर आपको यही दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे मैं जुड़ा था आपके साथ लास्ट टाइम, मैंने बताया था कि एक 200 डेज की जो मूविंग एवरेज आ रही है वो इसके आसपास आ रही थी 39,300 के आसपास, उसी के आसपास एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हुई है। यहाँ पे भी इनका काम हो चुका है। छोटा चार्ट देखिए, यहाँ पे भी डबल बॉटम बनी हुई है। जैसे ही इस लेवल के ऊपर हम निकल जाएंगे, ये लेवल के ऊपर 41,800 के आसपास के अगर लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में क्लोज कर दिया तो ये भी काफी हद तक श्योरिटी हो जाएगी कि मार्केट ने अपनी बॉटम लगा ली है। और दोस्तों बाकी सब चार्ट भी ना एग्जैक्ट फोटोकॉपी बने हुए हैं, एग्जैक्टली ये देखिए, ये देखिए अगेन मिड कैप इंडेक्स भी उसी के आसपास अपने सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पे एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी कर रहा है, ये भी बता रहा है कि अपने आप में बॉटम लग चुकी है। मुझे तो दोस्तों सबसे ज्यादा कन्विक्शन आता है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स की भी स्टोरी तो सेम है, लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर इसको आप थोड़ी सी बड़ी पिक्चर में देखोगे तो बेसिकली 2018 से लेके 5 साल में अब तक स्मॉल कैप इंडेक्स में या स्मॉल कैप स्टॉक्स में कोई भी पैसा नहीं बना हुआ है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा भी चलती है ना, तो आप जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसमें बहुत ही ज्यादा तेजी आने की गुंजाइश है। और इसी वजह से ये रीजन भी है कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो बहुत बुरी तरीके से डाउन है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो अगर 10%, 20%, 15%, 20%, 25% तक डाउन है, तो आप समझिए कि ये बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। दिस इज वेरी मच नॉर्मल, बिकॉज व्हेन इंडेक्स इटसेल्फ इज डाउन बाय 25%, तो फिर आपका पोर्टफोलियो डाउन होना लाजमी है। तो इतनी कोई तकलीफ की बात नहीं है यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे ना कि पूरा जो ग्लोबल मार्केट है उसमें भी कोई भी इशू नहीं है। ये लास्ट वीक का पूरा कारोबार देख सकते हो, अच्छे लेवल पे डाउ जोन्स ने होल्ड किया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जो ग्लोबल मार्केट है उन्होंने तो जो मंडे के दिन जो पॉलिसी आई थी फेड की, उसको सेलिब्रेट किया है। जब फेड ये बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरोपियन बोल रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसेशन नहीं आने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने सेलिब्रेट किया। हम अडानी के चक्कर में इतने, हमारे खुद का न्यूज फ्लो इतना ज्यादा था ना, अडानी और बजट, हमने उस न्यूज को इग्नोर कर दिया। वरना ये इटसेल्फ अपने आप में इतनी बड़ी न्यूज थी ना कि आगे ने मार्केट को बहुत ऊपर ले जा सकती थी। बजट अपने आप इतनी अच्छी न्यूज थी कि मार्केट ऊपर ले जा सकती थी, बट अडानी ने दोनों को रोक लिया। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं अभी। उसमें आप देखिए नैस्डैक, लास्ट जो वीक है उसमें नैस्डैक में बहुत अच्छी मूवमेंट आई है। जितने भी ग्लोबल जो यूरोपियन कंट्रीज है आप देखिए ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को टच करने पे, ये देखिए ये मूवमेंट आप देख सकते हो डैक्स में आई हुई है। ये मूवमेंट आप देखिए कि यूके केस में आई हुई है, और ये मूवमेंट आप देखिए कैक फ्रांस के चार्ट में। ऑलमोस्ट जितने भी यूरोपियन मार्केट के जो चार्ट्स हैं ना अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। अब इन चार्ट को देखिए और यूएस के चार्ट को देखिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे मान लूं कि यहां से निफ्टी 17,500 को नीचे ब्रेक डाउन कर देगी। बिकॉज पूरे वर्ल्ड मार्केट, आप समझिए ना, एक आपको सिंपल सी बात बताता हूं। अगर ये अडानी का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है ना, तो ये इंडिया को ही नहीं, इसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज पे भी होने वाला है। अगर देखा जाए तो अब 2008 में जो क्राइसिस हुई थी वो हमारी थोड़ी ना थी, वो तो लेमन ब्रदर की क्राइसिस थी। तो कहीं ना कहीं पूरी कंट्रीज एक दूसरे से लिंक्ड है। आज अगर आप देखिए कि अगर हम ये बता रहे हैं कि हमारी ग्रोथ का 50%, पूरी वर्ल्ड की ग्रोथ का 50% इंडिया और चाइना से आना है, और अगर इंडिया में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको क्या लगता है पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? और जब पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा तो आपको नहीं लगता ये चीज यूएस वालों को पता है, ये चीज यूरोपियन कंट्रीज को पता है कि इंडिया में कुछ चल रहा है? आज जो कंट्री सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पूरी वर्ल्ड की नजर तो उसी कंट्री पे है। हर कोई पैसा यहीं पे डाल रहा है, तो सबकी नजर यहाँ है। तो अगर उनको लगता है कि अडानी के मैटर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो ये चार्ट गिर जाते, यूरोप के चार्ट नीचे होते, यूके के चार्ट नीचे होते। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे, वो तो बता रहे सब ठीक है।
तो जब ये सब बता रहे हैं, निफ्टी का चार्ट बता रहा है, तो भाई न्यूज को रखिए साइड में, क्योंकि न्यूज वालों को तो काम ही है सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बोलना। चार्ट पे जो दिखता है ना वही फाइनल होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो ये डॉलर में लास्ट वीक जब मैं जुड़ा था आपके साथ, मैंने बताया था कि यहाँ पे डाइवर्जेंसेस हैं, तो डॉलर यहाँ से एक बाउंस लेना चाहिए और 105 के आसपास, ये लेवल के आसपास एक डॉलर बाउंस ले सकता है, जो हमने बात की थी लास्ट टाइम 100 के आसपास था। यहां से डॉलर ने बाउंस लिया और जैसे डॉलर ने बाउंस लिया, हमने बात किया था कि अगर डॉलर ऊपर जाता है तो आपकी जो कमोडिटीज है गिरती है। तो आप यहां देखिए डॉलर ऊपर जा रहा है, एग्जैक्टली आप देखिए गोल्ड, ये देखिए गोल्ड ने यहाँ पे करेक्शन ट्रिगर हो गई, सिल्वर में भी यहाँ पे करेक्शन ट्रिगर हो गई। और यही चीज आप अगर देख सकते हैं, ये देखिए हमारा जो मेटल इंडेक्स है, ये देखिए उसमें बहुत बड़ी करेक्शन ट्रिगर हो गई। तो आने वाले टाइम में जैसा मेरा व्यू है कि ये डॉलर है अभी और स्ट्रांग हो सकता है, 104 105 के लेवल तक जा सकता है। इसका मतलब है आने वाले हफ्तों में हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर यहां से और एक छोटा सा मूव नीचे का दिखाए, क्योंकि यहां से जो डॉलर है यहां से स्ट्रांग होने वाला है, तो गोल्ड और सिल्वर यहां से वीक हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि एक मूव लेगा 104-5 के आसपास, फिर इसको नीचे गिरना है। उसका रीजन ये है कि अभी यूरोपियन जो यूएस है ना, उसकी जो डोमिनेंस है ना आने वाले सालों में खत्म होने वाली है। 31 ट्रिलियन का उस पर कर्जा है और हर कोई कंट्री अब ये चाहती है कि यूएस से हटे, अपने खुद की करेंसी में ट्रेड करना चाह रही है। तो गोइंग है डॉलर वीक होने वाला है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट गोल्ड सिल्वर अदर कमोडिटीज पे दिखेगा, उनके प्राइस आगे जाके बढ़ने वाली है। बट फिलहाल बहुत शॉर्ट टर्म की बात करें तो 104-5 तक डॉलर जाने को तैयार है। इसकी वजह से गोल्ड सिल्वर यहां से गिरने को तैयार है और अपना उसकी वजह से अपना जो इंडियन मेटल सेक्टर है ना, वो भी यहां से थोड़ा बहुत और पॉज लेने को तैयार है, गिरने को तैयार है। बट लॉन्ग टर्म में कहानी एग्जैक्टली उल्टी है और इसी की वजह से अगर आप देखोगे ना तो जो इंडियन रूपी है वो वीक हुआ है। ऑब्वियस ही बात है, डॉलर स्ट्रांग होता है तो इंडियन रूपी तो वीक होना है। अब जब सेक्टर्स की बात करें तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एफएमसीजी सेक्टर वो सेक्टर है ना जिसपे मुझे लगता है कि उसमें बहुत अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए, बिकॉज जब बहुत ज्यादा निगेटिविटी होती है, बहुत ज्यादा निगेटिव खबरें होती है, तो एफएमसीजी एज अ डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। उसमें एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई हुई है लास्ट टाइम में। एफएमसीजी एंड ऑटो की हमने बात किया था, ऑटो सेक्टर में भी अच्छी मूवमेंट आई हुई है। तो अगेन ये वीक के लिए भी आप एफएमसीजी ऑटो सेक्टर पे ध्यान दे सकते हैं। फार्मा सेक्टर पे तो मेरा बिल्कुल भी कोई भी व्यू नहीं है, मतलब मैं निगेटिव हूं बेसिकली फार्मा सेक्टर पे, बहुत पहले से हूं, पिछले 1-1.5 साल से ही हूं। आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा मैं वेट करना चाहता हूं, इस लेवल का एक बार ब्रेकआउट हो जाए, जो कि मुझे लगता है होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आप ये है ना कि आप समझिए इंडियन का आईटी जो सेक्टर है ना हमेशा नैस्डैक के हिसाब से चलता है। अब नैस्डैक आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अपने ऑल टाइम लो से काफी अच्छी बाउंस ले चुका है, लेकिन अगर ऑल टाइम हाई से देखो ना तो ऑलमोस्ट जो है ना नैस्डैक 25-30% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ऑब्वियस ये बात है कि नैस्डैक में अभी यहां से ऊपर जाने की जगह है। अब नैस्डैक ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस ये बात है इंडियन आईटी सेक्टर भी ऊपर जाएगा। अब अगर हम विक्स की बात करें तो सबसे पहले इंडिया की विक्स देखिए, ये देखिए ये विक्स दोस्तों आपको क्या कहानी बता रहा है? ये विक्स आपको क्या कहानी बता रहा है? क्या इसमें लगता है आपको कि अडानी का डर है? इस विक्स को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता किसी चीज का डर है। इसका मतलब है कि भाई मार्केट बहुत कुछ जानती है, जो हमसे ज्यादा ही जानती है। तो मेरे को नहीं लगता अडानी की खबर में प्रॉब्लम है, वरना विक्स ऐसा नहीं गिरता, विक्स अभी हाई पे रहता। और वही देखिए आप ग्लोबल विक्स है ना, इतना बड़ा प्रॉब्लम इतने बड़े देश में, इंडिया भी छोटा मोटा नहीं भाई, सब लोग इंडिया को ही देखते हैं। हमारे देश में प्रॉब्लम है तो बाकी तो विक्स गिरने चाहिए, बट कहाँ देखिए यूएस के विक्स में भी देखिए। और जहां तक कि क्रूड ऑयल की बात है, क्रूड ऑयल देखिए आप वापस से 79 के आसपास आ चुका है, जो कि हमने यहीं पे बात किया था, इसी लेवल के आसपास बात किया था कि क्रूड ऑयल में ज्यादा तेजी नहीं हो सकती। रीजन है ना, रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है, पूरी दुनिया बेसिकली क्रूड ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी हटाना चाह रही है। अब फिलहाल तो रशिया से, इंडिया और चाइना रशिया से ऑयल ले लेता है और जो गल्फ वाली कंट्रीज हैं वो यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई कर देती हैं। तो ऑब्वियसली बात है गोइंग एट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम क्रूड ऑयल्स और अपनी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें जाने को तैयार है। तो ऑब्वियसली बात है जो लॉन्ग टर्म में क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर है वो तो खराब ही है, हर गिरावट पे क्रूड ऑयल तो सेल ही है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पूरा वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझा तो एक आध बार और देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, अपना अकाउंट एक्टिवेट कराइए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके साथ एक 1-to-1 कॉल करूंगा, आपकी कन्वर्जन समझूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा और उसके साथ आप हमारे साथ जुड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक ग्रुप में जोड़ूंगा जहां पे आपको थ्रू आउट दिस जर्नी, जब तक आप इन्वेस्टेड है 20 साल 25 साल, आपकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की जाएगी और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे लाइव मार्केट वगैरह में अपडेट देता रहता हूं। और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, सीखना चाहते हैं तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर चेकआउट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। निगेटिविटी का माहौल है और आप अगर पॉजिटिव हैं तो इसको जरूर शेयर कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और बहुत जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।